हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, जो आज की क्लास हमारी वो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। बिना स्किप किए आप इसके अंतर्गत सारे क्वेश्चन को अटेंड कीजिएगा दोस्तों, और जो भी क्वेश्चन आपको क्रिटिकल लगे उनको ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम में एक एक मार्क्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो बिना स्किप किए, बिना कुछ किए आप इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। इसके अंतर्गत रीजनिंग, उत्तराखंड और उत्तराखंड से संबंधित साथ ही हिंदी और सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान के सभी प्रकार के क्वेश्चंस आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, चूंकि ये पेपर जो है इसी 2024 का है, तो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए आप बिना स्किप किए इसको ज़रूर वॉच कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे लगातार इसी प्रकार की क्लासेस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे आपके होने वाले कनिष्ठ सहायक, व्यक्तिक सहायक, पीसीएस प्री और प्रवक्ता स्क्रीनिंग से संबंधित सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए आपको एक हेल्प मिलने वाली है। तो इसलिए बने रहिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन होगा दोस्तों, दोपहरा का बटोई छैलू बैठी जा। तो दोस्तों, ये एक कुमाऊनी गाना है, ठीक है। तो ये पहाड़ी गीत है। तो इस गीत की रचना, ये किसकी रचना है? तो दोस्तों, आजकल आप देख रहे होंगे 3-4 प्रीवियस जो पेपर हो रहे हैं लगातार, उन पेपरों में कुमाऊनी और गढ़वाली गानों को भी महत्व दिया गया है और किसके द्वारा गाना गाया गया है, ये प्रश्न ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास है दोपहरा का बटोई छैलू बैठी जा। ये गीत किसकी रचना है दोस्तों? ये रचना है नरेंद्र सिंह नेगी की, ठीक है दोस्तों। नरेंद्र सिंह नेगी जी के द्वारा गाया हुआ ये गाना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। आधुनिक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो दोस्तों, आधुनिक जो कंप्यूटर हैं उनकी जो है पहली पीढ़ी का जो प्रथम कंप्यूटर है वो कौन सा है दोस्तों? तो आधुनिक पीढ़ी का आधुनिक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का जो प्रथम कंप्यूटर है उसका नाम है ENIAC, ठीक है दोस्तों। क्या नाम है? ENIAC है दोस्तों, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, सूची ए को सूची से बी से मिलान कीजिए, और सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं दोस्तों, तो सम्मिलित करना है इसमें। जैसे इसमें दिया गया पहला, मनोरंजक ढंग से लिखा प्रासंगिक लेख। तो जो मनोरंजक ढंग से लिखा गया प्रासंगिक लेख है दोस्तों, वो उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जो मनोरंजक ढंग से लिखा होगा प्रासंगिक लेख होगा, उसको कहते हैं दोस्तों विशेषांक। क्या शब्द होता है उसके लिए? उसके लिए होता है दोस्तों विशेषांक। तो हमारे पहले का चौथा हो जाएगा, उसको कहते हैं दोस्तों विशेषांक। क्या कहा जाता है? विशेषांक कहा जाता है दोस्तों, अगर मनोरंजक ढंग से लिखा गया प्रासंगिक लेख को विशेषांक कहते हैं दोस्तों। उसके बाद जो ख पूछा गया दोस्तों, किसी संस्था की ओर से प्रकाशित होने वाली प्रमुख पत्रिका। तो किसी संस्था की ओर से जो पत्रिका प्रकाशित होती है दोस्तों, उसको फीचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको फीचर कहा जाता है। किसी संस्था की ओर से प्रकाशित होने वाली प्रमुख पत्रिका को फीचर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तीसरा है, किसी समारोह, उत्सव या खास मौके पर निकाला गया अंक। तो जब कोई फेस्टिवल हो या कोई किसी प्रकार का विशेष कार्यक्रम हो रहा हो, तो उसमें जो निकाला गया अंक होता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों, उसको कहा जाता है मुखपत्र। क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको कहा जाता है मुखपत्र, इसको कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? मुखपत्र, ठीक है दोस्तों। ये मुखपत्र क्या होता है दोस्तों? ये होता है आपका किसी समारोह, उत्सव या खास मौके पर निकाले गए अंक, इसको मुखपत्र कहते हैं। और जो चौथा है वह है किसी समाचार पत्र या पत्रिका की एक बार छापी गई संपूर्ण प्रति। तो किसी समाचार पत्र या पत्रिका की एक बार छापी गई संपूर्ण प्रति को क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको कहते हैं संस्करण, ठीक है दोस्तों। आपने देखा होगा, जैसे कोई किताब होती है, ठीक है ना, तो उसमें भी संस्करण लिखा रहता है। कोई समाचार पत्र होता है उसमें, या कोई पत्रिका छपती है, क्योंकि उसको लंबे समय तक पढ़ सकता है व्यक्ति, तो उसको क्या कह सकते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं संस्करण, ठीक है दोस्तों। तो ये हैं हिंदी से संबंधित, इनको जो है जरूर याद कर लीजिएगा। मनोरंजक ढंग से लिखा गया प्रासंगिक लेख को दोस्तों विशेषांक कहते हैं। किसी संस्था की ओर से प्रकाशित होने वाले प्रमुख पत्रिका को दोस्तों फीचर कहा जाता है। किसी समारोह, उत्सव या खास मौके पर निकाला गया जो अंक होता है उसको कहते हैं मुखपत्र। और किसी समाचार पत्र या पत्रिका की एक बार छापी गई संपूर्ण प्रति को संस्करण कहते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में।
अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक शब्द का क्या अर्थ होता है? तो प्राग ऐतिहासिक शब्द का क्या अर्थ होता है दोस्तों? तो क्रमबद्ध इतिहास से पूर्व काल का, यही इसका सही आंसर होगा दोस्तों। क्योंकि जो क्रमबद्ध इतिहास से पूर्व काल का, जहाँ से इतिहास जो है एक सीक्वेंस के तौर पर नोट किया गया है या बताया गया है, उससे पहले की जो बातें हैं, जिनमें किंवदंतियाँ हैं या ऐसा भी हुआ, ये हुआ, जो भी है, मतलब कहीं पर मानना भी पड़ा होगा, कहीं पे ये हुआ कि पुराने खोजों के पुराने अवशेष को देख के मान लिया कि ऐसा रहा होगा। तो ऐसी चीज़ों को दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल खबरें होती हैं ये। तो क्रमबद्ध इतिहास से पूर्व काल का समय, उससे भी क्रमबद्ध इतिहास जहाँ से जारी हुआ है, उसके बाद, उससे पहले की जो बातें हैं दोस्तों, उनको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं दोस्तों। तो बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन भी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में विदेशी उपसर्ग है। निम्नांकित में विदेशी उपसर्ग कौन सा है दोस्तों? अब विदेशी उपसर्ग भी पूछे गए हैं दोस्तों, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं आजकल पेपरों में। तो विदेशी उपसर्ग कौन सा है दोस्तों? वह है बॉ, ठीक है। अधिकांश पेपरों में आपने देखा होगा उपसर्ग प्रत्यय डायरेक्ट पूछे गए हैं, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ दिया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन विदेशी उपसर्ग है? तो यहाँ पर बॉ जो है विदेशी उपसर्ग है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव का मतलब होता है दोस्तों, जो संस्कृत के शब्दों से जिनका भ्रंश हो गया है और वो जो है उनके शब्दावली थोड़ा चेंज हो गई। तो तद्भव शब्द कौन सा है दोस्तों? इसमें से तद्भव शब्द है दोस्तों सोना। सोना यहाँ पर तद्भव शब्द है। कर्म, गौ और विद्या, ये तीनों के तीनों तत्सम शब्द हैं दोस्तों, लेकिन सोना यहाँ पर तद्भव शब्द है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये बिल्कुल पहाड़ी भाषा का शब्द है, ठीक है। मतलब इसमें जो है पहाड़ों में बोला जाता है। मूशो, मुश या मूशा के लिए हिंदी शब्द क्या है? तो जो चूहा होता है दोस्तों, उसको मूसो भी बोला जाता है, मुश भी बोला जाता है और मूशा भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये किसका हिंदी शब्द है दोस्तों? ये इसका हिंदी शब्द होगा चूहा। तो चूहे को मुस भी बोला जाता है दोस्तों, मूशा भी बोला जाता है, मूशो भी बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही मच्छर है, मछली है, खरगोश है, तो इनको घरों में अलग अलग नामों से बोला जाता है, बट यहाँ पर केवल चूहे की बात पूछी गई है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में अर्ध विराम चिन्ह है। तो विराम चिन्ह की क्लास हमारी प्ले लिस्ट में है दोस्तों, आप हिंदी की क्लास के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। सारे प्रकार के चिन्ह बताए गए हैं उसमें, आप उसको स्टडी जरूर करें और 1 नंबर आपका एग्जाम में श्योर करें दोस्तों, ठीक है। तो निम्नांकित में अर्ध विराम चिन्ह क्या है? तो अर्ध विराम चिन्ह दोस्तों एक डॉट और नीचे से एक कॉमा जब होता है तो उसको कहते हैं अर्ध विराम, और जब पूर्ण विराम होता है तो फिर ये एक जो है सीधी लाइन आ जाती है। तो ये इसका बी ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों। आप बहुत अच्छे से इनको स्टडी कर सकते हैं दोस्तों, हमारे जो प्लेलिस्ट में जाके मेन क्लासेस कराई गई हैं दोस्तों, प्लेलिस्ट में आप ज़रूर देख लीजिएगा। एक्स्ट्रा चीज़ें अभी नहीं कराई गई हैं, ठीक है। तो आप जो भी हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स कराए गए हैं, तो बिना स्किप के आप देख लीजिएगा उनको। अगला है दोस्तों 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कौन सा है दोस्तों? आप देखिए दोस्तों, ये जो है पहाड़ी भाषा का शब्द है, यानी कि कुमाऊनी और गढ़वालियों में से इसमें शब्द दिए गए हैं। उठें, उठें का क्या अर्थ होता है दोस्तों? पहाड़ों में बोलते हैं कि उठें जाना है ना, तो उठें जाणू ऐसा कहते हैं दोस्तों। उठें का मतलब है उस तरफ को जाना है, उठें जाणू का मतलब है उस तरफ को जाना है, ठीक है दोस्तों। यख, यख का मतलब होता है दोस्तों यहाँ, ठीक है। यख का अर्थ क्या होता है दोस्तों? यहाँ होता है। निश, निश का है दोस्तों निश का जो अर्थ होता है वो होता है ऊपर, ये नहीं होता दोस्तों, निश का अर्थ ऊपर नहीं होता है। और जख का अर्थ है जहाँ, जख का अर्थ है जहाँ। तो दोस्तों इसमें जो शब्द हैं, कुछ शब्द कुमाऊनी हैं, कुछ शब्द गढ़वाली शब्द हैं। तो इसमें से एक्यूरेसी इसमें देखा जाए तो उठें तो कुमाऊनी शब्द है ही, हो सकता है गढ़वाल में भी बोला जाता हो। यख, यख का अर्थ भी जो है यहाँ होता है दोस्तों, ये भी बोला जाता है कभी कभी, लेकिन ये निस जो है यहाँ पर निस का अर्थ ऊपर नहीं होता दोस्तों, ये इसका सही आंसर है। तो इस ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग असत्य पूछा गया था, तो यहाँ पर असत्य यही होगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। तो जो जिस रेंज से हैं दोस्तों, उन्हें उनकी बोली के अकॉर्डिंग बिल्कुल फिट बैठते हैं, तो आप अवश्य समझ सकते हैं अपना उसके अकॉर्डिंग। बढ़ते हैं दोस्तों अगले, ध्वनियों के परस्पर मेल से क्या बनते हैं? तो दोस्तों अगर ध्वनियाँ जब बोली जाती हैं, कोई भी बात बोली जाती है, उसके ध्वनियों के जब मेल होता है तो उससे क्या बनते हैं दोस्तों? ध्वनियों के मेल से बनते हैं दोस्तों शब्द। क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ध्वनियों के मेल से क्या बना दोस्तों? शब्द बनता है, इसलिए
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो 1 और 2 का सुमेलन करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मराठी, तो मराठी जो है दोस्तों ये किससे सुमेलित होगा? ये है दोस्तों मराठी जो है आपका देवनागरी लिपि है। ठीक है, देवनागरी से लिया गया है मराठी शब्द। उसके अलावा दोस्तों जो ये उर्दू है, तो उर्दू कहाँ से है दोस्तों? उर्दू है फारसी भाषा का शब्द है ये उर्दू। ठीक है दोस्तों। थर्ड आपका जो उर्दू जो है दोस्तों ये फारसी, और वैसे तो उर्दू अपने आप में भी एक भाषा है। ठीक है, तो लेकिन उर्दू जो शब्द है वो फारसी है। उसके अलावा जो फ्रेंच है दोस्तों, फ्रेंच, तो दोस्तों ये फ्रेंच कहाँ की है? रोमन। ठीक है, रोम से ली गई है फ्रेंच। ठीक है, उसके अलावा पंजाबी, पंजाबी दोस्तों गुरुमुखी है। ठीक है, पंजाबी कौन सी है? गुरुमुखी है दोस्तों। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर इसके अकॉर्डिंग 43212 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है प्रारूपण शब्द का पर्याय क्या है? तो जो प्रारूपण शब्द है दोस्तों इसका पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? प्रारूपण का मतलब होता है आलेखन करना, तो प्रारूपण है ही दोस्तों किसी चीज़ को आलेखित करना। मसौदा तैयार करना, तो मसौदा तैयार करने के लिए भी प्रारूप तैयार किया जाता है। और ड्राफ्टिंग का अर्थ ही दोस्तों प्रारूपण होता है। ड्राफ्टिंग इंग्लिश का शब्द है और इसी से प्रारूप बनता है। तो उपरोक्त सभी दोस्तों ये प्रारूपण के पर्याय शब्द हैं, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो। ठीक है दोस्तों, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 13, निर्मला झाड़ू लगाती है। निर्मला झाड़ू लगाती है इस वाक्य के आधार पर निम्नलिखित में से सही उत्तर कौन सा है? तो निर्मला झाड़ू लगाती है, तो इसके आधार पर सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय है। तो दोस्तों क्योंकि निर्मला का उद्देश्य यहाँ पर झाड़ू लगाना था और उसका विधेय भी था कि झाड़ू लग जाए, तो दोस्तों यहाँ पर यही इसका आंसर सही होगा। इस वाक्य में 2 उद्देश्य और एक विधेय हैं, बिल्कुल गलत। इस वाक्य में उद्देश्य है परंतु विधेय नहीं, बिल्कुल गलत। उपयुक्त सभी कथन गलत हैं, बिल्कुल गलत। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं क्योंकि एक उद्देश्य है और एक विधेय है, तो विधेय मतलब यहाँ पर निर्मला है और उद्देश्य क्या है? झाड़ू लगाना। तो समझ गए आप लोग, इसको समझ गए होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों थारवाड़ क्षेत्र कहलाता है। तो थारवाड़ क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है दोस्तों? तो यहाँ जो थारवाड़ क्षेत्र किस किस भाग को थारवाड़ कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है दोस्तों खटीमा और सितारगंज, खटीमा से सितारगंज वाले क्षेत्र जो है दोस्तों उस क्षेत्र को थारवाड़ कहा जाता है। जैसे दोस्तों आपका रामनगर काशीपुर इधर वाले क्षेत्र को भाबर क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी थारवाड़ क्षेत्र कहाँ कौन सा क्षेत्र कहलाता है? तो वह है खटीमा सितारगंज वाला क्षेत्र थारवाड़ क्षेत्र कहलाता है। तो दोस्तों ये काशीपुर जसपुर क्षेत्र को भी किसी नाम से कहा जाता होगा, हल्द्वानी लाल कुआं क्षेत्र को भी कहा जाता होगा, क्या पता। तो दोस्तों आप लोगों का अगर कोई चीज़ आती है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर इसका आंसर दे सकते हैं दोस्तों। लेकिन थारवाड़ क्षेत्र दोस्तों खटीमा और सितारगंज क्षेत्र को कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नाम हैं दोस्तों जो है कुमाऊनी गढ़वाली भाषा में, तो आप उसको जरूर बताएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। मुँह से गाँव गाँव बिराओ हनी हंसी खेई। तो दोस्तों यह है मुँह कह रहे गाँव गाँव बिराओ हरी हंसी खेल। तो दोस्तों इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो दोस्तों बहुत बार ये लोकोक्ति यूज़ की जाती है अगर आप पहाड़ी क्षेत्र से हों, तो जब कोई चीज़ एक चीज़ बहुत प्रॉब्लम में होती है और दूसरा उससे मज़े ले रहा होता है या हंसी मजाक कर रहा होता है, तो उसमें कहते हैं मुझसे अरे गाँव गाँव बिराओ हरी हनी हंसी खेई। ठीक है दोस्तों, तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर बनेगा उसको आप यहीं पर सीधे समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को अगर पढ़ें, मुसीबत में पड़े व्यक्ति का संकट में होना परंतु अन्य व्यक्तियों द्वारा उसकी मजाक बनाना। ये देखो दोस्तों समझ गए, क्योंकि देखो एक व्यक्ति तो मुसीबत में पड़ा होता है और लोग उस पर हंस रहे होते हैं यानी कि उस समय मजाक बना रहे होते हैं, तो इसके लिए कहा जाता है दोस्तों पहाड़ी लोकोक्ति है ये, मुँह से गाँव गाँव बिराओ हनी हंसी खेई। ठीक है, तो चूहा तो परेशान है लेकिन बिल्ली जो है वहाँ पर मज़े कर रही है, खुश हो रही है। तो ऐसे कहते हैं मुसीबत में पड़े व्यक्ति तो संकट में होता है परंतु अन्य व्यक्ति जो है उसकी मजाक बनाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों हिंदी में कितने नासिक की व्यंजन हैं? तो दोस्तों इस पेपर के अंदर बहुत कुछ कंटेंट इतना मतलब शानदार कंटेंट है और इतना इम्पोर्टेंट कंटेंट है कि बिल्कुल स्किप किए बिना देखना ही देखना है दोस्तों। एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है तो ज़रूर इनको आप नोट भी कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है,
हिंदी में कितने नासिक के व्यंजन हैं? तो हिंदी में दोस्तों टोटल होते हैं व्यंजन, नासिक के व्यंजन जो होते हैं वो 5 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? नासिक के व्यंजन कितने होते हैं? वो होते हैं 5 हिंदी में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में हैं। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों एक और जो है यहाँ पर पहाड़ी कहावत आ गई है, नौ कुंवारी ब्याह लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो नौ कुंवारी ब्याह का अर्थ क्या है दोस्तों? अगर कोई काम बहुत जटिल होता है और उसके बारे में अगर कोई सोच रहा हो और अपनी बातों को शेयर कर देता है, तो उसके बाद लोग अगर उसको कहते हैं कि यार जो है आपका तो ऐसा-ऐसा होने वाला है, चलो बढ़िया है, बढ़िया। तो उसमें अधिकांश लोग ये बोलते हैं यार अभी तो नौ कुंवारी ब्याह है। नौ कुंवारी ब्याह का मतलब है कि कार्य में अत्यंत जटिलता का होना। तो वहाँ पर ये प्रदर्शित होता है कि काम बहुत अभी कठिन है, बहुत टाइम लगने वाला है या टाइम टेकन है, जो भी इस टाइप के मीनिंग समझें। तो नौ कुंवारी ब्याह का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कार्य में अत्यंत जटिलता होना, तो उसको कहा जाता है नौ कुंवारी ब्याह। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर जो है आभूषण हैं, ठीक है, पहने जाने वाले, और कौन से आभूषण कहाँ पर पहने जाते हैं इस पर बात होनी है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है दोस्तों। अब यहाँ पर है दोस्तों जैसे कनफूल, तो कनफूल कहाँ पहने जाएंगे दोस्तों? कनफूल पहने जाते हैं कान में। सीधे बात ही कान से क्लियर हो रहा है, कनफूल कान से। उसके अलावा दोस्तों जो बुलाक होते हैं दोस्तों, बुलाक कहाँ पहना जाता है? बुलाक नाक में पहना जाता है दोस्तों। दोस्तों आपने सुना होगा रानी खेतर राम ढोला, ये वाला गाना आपने सुना होगा, ठीक है। इसमें है तेरे नाक है का बुलाक, तो यहाँ पर ये बोला गया है दोस्तों, ठीक है। बुलाक किस में पहनाया जाता है? नाक में। तो कुछ कुमाऊनी शब्दावली ऐसी हैं दोस्तों जो हमको गानों से भी मिल जाती हैं। तो आज के समय में जो भी एग्ज़ाम देना है दोस्तों, उसके लिए पूरा स्ट्रिक्ट रहना है अपनी लैंग्वेज से, अपने शब्दावली से, उसके अलावा जो कंटेंट, जो सिलेबस आपको दिया है उससे, सारी चीज़ों से अपडेट रहना है दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा धागुला, अब धागुला कहाँ पहना जाता है दोस्तों? धागुला कलाई में पहनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। जब आपने देखा होगा किसी बच्चे का नामकरण होता है, तो हमारे कुमाऊनी या गढ़वाली उसमें रीति रिवाज के अंतर्गत कहीं कहीं नहीं भी हो सकता है, बट मैक्सिमम जगह क्या है दोस्तों कि जब बच्चा होता है तो उसके नामकरण पर जो भी रिश्तेदार जाते हैं वो उसके लिए हसुल धागुल ले जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा हसुला और धागुला ले जाते हैं। तो जो धागुला होता है हाथ, वो कलाई पे पहनाया जाता है, हाथ पे 2 होते हैं वो दोनों हाथों में पहनाया जाता है। और जो हसुला होता है दोस्तों उसको गले में पहनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यह है तिमड़िया। तिमड़िया दोस्तों कहाँ पहना जाता है? तिमड़िया पहना जाता है दोस्तों गले में। तो तिमड़िया जो है ये आभूषण है, महिलाएं इसको पहनती हैं। तो ये इस प्रकार से है दोस्तों। जितनी जानकारी है दोस्तों उतना मैं मैक्सिमम आपको बता रहा हूँ, बाकी एक्यूरेट आंसर भी आपको यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ, बाकी समझाने का प्रयास पूरा किया जा रहा है दोस्तों। तो कनफुला समझ गए, कनफुल समझ गए दोस्तों कान पे, बुलाक नाक पे, धागुल जो है धागुला कलाई पर, और तिमड़िया जो है दोस्तों गले में पहना जाता है। तो इस आधार पर अगर हम देखें दोस्तों इसका इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, 2 1 4 3, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? अब देखो जयशंकर प्रसाद की रचनाएं आपने स्टडी करी होंगी दोस्तों, तो उनमें से कौन सी नहीं है ये पूछा गया है। तो दोस्तों कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, लहर जयशंकर प्रसाद की है, आंसू जयशंकर प्रसाद की है। तो दोस्तों जो 12th तक की क्लासेज होती हैं स्कूलों में जो पढ़ाई जाती हैं उनमें ये सारी चीज़ें अच्छे खासे पढ़ाई जाती हैं जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। लेकिन आपने उसमें जो है अणिमा, अणिमा जो है नहीं सुना होगा दोस्तों। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की रचना यही नहीं है, बाकी कामायनी है, लहर है, आंसू है, ठीक है दोस्तों। ये तीनों की तीनों जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का चयन करना है उदय अस्त, ठीक है। तो दोस्तों ये आप समझ रहे होंगे उदय का अस्त है तो भाई विलोम शब्द जैसा ही है। ईहा का अनिहा, ठीक है दोस्तों, ईहा का क्या है? अनिहा। तो खंडन का क्या होगा? तो यहाँ पर खंडन का क्या होगा दोस्तों? सिंपल सी बात है, खंडन का होगा मंडन, ठीक है दोस्तों। खंडन का विलोम क्या होता है? मंडन। उदय का अस्त, इहा का अनिहा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से क्वेश्चन को देखो पूछा गया है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा आभूषण गले में धारण नहीं किया जाता? तो दोस्तों अभी हमने कुछ आभूषणों से संबंधित बात की थी।
तो उसी पेपर में दूसरा क्वेश्चन आभूषण का आ गया है दोस्तों। आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंस होगी हमारे अपने लोकल लैंग्वेज की। लोकल जो है जो वस्त्र हैं, आभूषण हैं, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र, महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र, और बच्चों के द्वारा ना क्या क्या पहने जाते हैं, धोती, अंगोछा, क्या कहते हैं आपका लंगोटी, और इस तरीके से जो भी हैं दोस्तों आप समझ सकते हैं मैक्सिमम चीज़ें ऐसी। कान में पहने जाने वाले, नाक में, गले में, ये सारी चीज़ें ज़्यादा पूछी जा रही हैं दोस्तों, इसलिए इनको बिल्कुल स्टडी करिएगा। और एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल स्किप ना करें। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में धारण नहीं किया जाता है? तो कौन सा आभूषण गले में धारण नहीं किया जाता कह रहा है? तो गले में तिलहरी, तो बिल्कुल महिलाएं तिलहरी पहनती हैं दोस्तों। गुलबंद, इसको गलोबंद भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, गलोबंद भी बोलते हैं, और हिंदी में इसको जो शुद्ध उसमें लिखा गया है गुलबंद होता है दोस्तों। लॉकेट, ताबीज को लॉकेट भी कहा जाता है दोस्तों, ताबीज को। लेकिन जो तुग्यल होता है दोस्तों, ये गले में धारण नहीं किया जाता, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो गलत आंसर है वो कौन सा है? वैसे ए वाला आंसर वैसे गलत है, बट इस प्रश्न के अकॉर्डिंग तुग्यल जो है गले में नहीं पहना जाता। तिलहरी, गुलबंद और लॉकेट, ये तीनों जो है गले में पहने जाते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों 22। निम्न को सुमेलित कीजिए। अब इसको सुमेलित करना है दोस्तों, तो सुमेलित करना है तो हम देखें कि किसको कहाँ सुमेलित है। देखो तुंगनाथ, ठीक है दोस्तों, जो तुंगनाथ है दोस्तों, अब तुंगनाथ जो है कहाँ है? तुंगनाथ दोस्तों पड़ता है आपका रुद्रप्रयाग में। कहाँ पड़ेगा तुंगनाथ? रुद्रप्रयाग अगर आप गए हो दोस्तों तो वहाँ तुंगनाथ पड़ता है। उसके अलावा हाट कालिका, जो हाट कालिका का मंदिर है दोस्तों, वो कहाँ है? हाट कालिका का मंदिर पिथौरागढ़ में है, ठीक है दोस्तों। अगर आप पवन पहाड़ी के ब्लॉग को देखते होंगे तो ज़्यादातर हाट कालिका की बात करते हैं दोस्तों। इसके अलावा आपका गोलू देवता मंदिर कहाँ है दोस्तों? वो अल्मोड़ा में है। और इसके अलावा यमुनोत्री, यमुनोत्री दोस्तों आपने अगर गए हों तो यमुनोत्री दोस्तों है उत्तरकाशी में, ठीक है दोस्तों। तो इसके जो सही ऑप्शन बने क्या बने? तुंगनाथ रुद्रप्रयाग में, हाट कालिका पिथौरागढ़ में, और गोलू देवता अल्मोड़ा, और यमुनोत्री दोस्तों उत्तरकाशी, ठीक है दोस्तों। तो इस आधार पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही बनेगा दोस्तों यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बनेगा हमारा बी वाला 4 3 2 1, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमरनाथ के सदृश प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग उत्तराखंड के किस स्थान पर बनता है? तो दोस्तों जो अमरनाथ के जैसा ही जो प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग जो है उत्तराखंड के किस स्थान पर बनता है? तो जैसे अमरनाथ में बनता है दोस्तों, अमरनाथ में तो काफ़ी फेमस है, अधिकांश लोग जाते भी हैं अमरनाथ देखने के लिए, तो वहाँ पर जो है तो, लेकिन इसी प्रकार का बर्फ का शिवलिंग जो है उत्तराखंड के किस स्थान पर बनता है? ये बनता है दोस्तों उत्तराखंड के टिम्मरसैण महादेव मंदिर में ये बनता है बर्फ का शिवलिंग। क्या बनता है? टिम्मरसैण महादेव के मंदिर में दोस्तों बर्फ का शिवलिंग बनता है, अमरनाथ के जैसा ही सदृश, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है, कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें कथन ए और कारण आर पर, तो इस पे स्टडी करते हैं दोस्तों। क्या दिया गया है पहले समझें कि श्रीनगर एक पर्वतीय कस्बा है जो अलकनंदा नदी के किनारे अवस्थित है। तो दोस्तों बात करें कि श्रीनगर एक पर्वतीय कस्बा है, ये तो बात बिल्कुल सही है, और पर्वतीय ही कस्बा है दोस्तों। आप जानते ही हैं श्रीनगर कहाँ है, गढ़वाल के अंतर्गत, और अलकनंदा नदी के किनारे अवस्थित है, तो ये नदी भी अलकनंदा ही बहती है इसके किनारे। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं कारण की। राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में स्थित है, यह भी बिल्कुल सही है भाई। उत्तराखंड का जो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कहाँ है दोस्तों? वो श्रीनगर में है। तो ये भी हमारे राज्य में एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वो भी एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी, तो वो भी श्रीनगर में है, ये भी बिल्कुल सही है। तो कथन और कारण दोनों तो सत्य हैं दोस्तों। अब बात आती है यहाँ पर कि इन्होंने क्या ऑप्शन दिए। इन्होंने ऑप्शन दिए हैं दोस्तों कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं हुआ ना, क्योंकि स्पष्टीकरण इसलिए नहीं हुआ क्योंकि श्रीनगर एक पर्वतीय कस्बा है जो अलकनंदा नदी के किनारे अवस्थित है।
ठीक है, बढ़िया है। श्रीनगर एक कस्बा है और अलकनंदा नदी किनारे। अब राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में है, तो ये कहीं आपस में एक दूसरे को पुष्टि कर रहे हैं? नहीं कर रहे, स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, ए और बी दोनों सही हैं, कथन बिल्कुल सही है दोस्तों, याद करने योग्य भी है। बी वाला देखें, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो दोस्तों ये स्पष्टीकरण नहीं हो रहा। अगर इसमें भी उन्होंने ए और बी में कहीं नदी और उससे संबंधित ना, कि नदी के किनारे बसा है या इस पर कोई दो बातें आपस में कोरिलेट कर रही होती, तब बात अलग थी। यहाँ पर केवल श्रीनगर में स्थित है एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय, और श्रीनगर एक कस्बा अलकनंदा नदी किनारे अवस्थित है। तो दोस्तों इनका कहीं मैचिंग तो नहीं हो रहा ना, श्रीनगर की मैचिंग हो रही है बट और कहीं मैचिंग नहीं हो रही है, तो इसलिए ये जो है स्पष्टीकरण नहीं है, बाकी ओके है, यानी कि दोनों कथन सही हैं दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपकी समझ में आ गया हो। कथन और कारण वाला कॉन्सेप्ट ऐसे ही समझना पड़ता है दोस्तों, तब जाके वो सही होता है, अदरवाइज एग्जाम में लगता है सब कुछ ठीक है। अगर एग्जाम आपको क्लियर कॉन्सेप्ट ना हो दोस्तों, तो यहाँ पर आप फंस जाएंगे, और आप ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है, ये आप बिल्कुल वहाँ पर गलत कराएंगे। इन चीज़ों से ज़रूर बचिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है और जॉब लगना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए, अपने मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विजन 2030 के मुख्य 4 लक्ष्य समूह में से निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो उत्तराखंड जो विजन 2030 है, इस विजन 2030 के जो मुख्य 4 लक्ष्य हैं, उनमें से कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर जो उसमें रखा गया है सतत आजीविका। ठीक है, तो उत्तराखंड विजन 2030 के अंतर्गत रखा गया है कि सतत आजीविका चले सभी की, और सामाजिक विकास हो सभी का, पर्यावरणीय स्थिरता रहे। ठीक है, मतलब एनवायरमेंटल जो हमारा जो है वो भी स्थिर रहे, सब कुछ ठीक ठाक रहे, और लेकिन नव प्रवर्तन करने का टारगेट नहीं है, तो ये इसके अंतर्गत इसका लक्ष्य नहीं है। बाकी सारे सतत आजीविका, सामाजिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता तीनों के तीनों जो हैं, ये जो है उत्तराखंड विजन 2030 के लक्ष्य में है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, थाप, नाट और ज्यूंती क्या हैं? तो दोस्तों थाप, नाट और ज्यूंती क्या हैं दोस्तों? ये एक चित्रकला के प्रकार हैं दोस्तों। उत्तराखंड के अंदर जो चित्रकलाएं चलती हैं, उसमें थाप भी एक कला है, नाट भी एक कला है, ज्यूंती भी एक कला है दोस्तों। चित्रकारिता के लिए ये जानी जाती हैं। तो ये जो है थाप, नाट और ज्यूंती क्या हैं? ये चित्रकला के प्रकार हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 27 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, और फिर हम आपको इसका कूट दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पहले हम पढ़ लेते हैं कि है क्या। जैसे भोटिया है दोस्तों, ठीक है। अब भोटिया लोग जो हैं वो कहाँ हैं दोस्तों? सबसे ज़्यादा भोटिया लोगों की बात करें तो भोटिया जो है दोस्तों चमोली, उत्तरकाशी में भोटिया लोग, ठीक है दोस्तों। और उसके अलावा दोस्तों जो बुक्सा है, अब बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है दोस्तों? ये नैनीताल, और देहरादून में, ठीक है दोस्तों, नैनीताल देहरादून में बुक्सा। इसके अलावा जो जौनसारी हैं दोस्तों, जौनसारी कहाँ हैं? अब जौनसारी दोस्तों ज़्यादा टिहरी गढ़वाल में है, ठीक है दोस्तों। और उसके अलावा जो थारू हैं, थारू कहाँ हैं दोस्तों? ये हैं उधम सिंह नगर, नैनीताल में, उधम सिंह नगर में और नैनीताल में, ठीक है दोस्तों। तो ये है इसका जो सही रूप है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से इसको मिलान कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध कवि लोकरत्न पंत को किसने गुमानी पंत का नाम देकर सम्मानित किया था? तो दोस्तों जो प्रसिद्ध कवि लोकरत्न गुमानी पंत के नाम से जिनको जाना जाता है, तो इनको गुमानी नाम किसने दिया, जबकि इनका नाम लोकरत्न पंत था? तो इनको गुमानी पंत का सम्मान किसने दिया था दोस्तों? वो दिया था दोस्तों राजा गुमान सिंह ने। किसने दिया था? राजा गुमान सिंह ने लोकरत्न पंत को गुमानी पंत की का नाम देकर सम्मानित किया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान घाटी में स्थित नहीं है? तो कौन सा स्थान ऐसा है जो घाटी में स्थित नहीं है दोस्तों? ऑप्शन है पुरौला, पिथौरागढ़, लोहाघाट और बैजनाथ। तो दोस्तों इनमें से अगर हम देखें तो पुरौला भी जो है घाटी में है, पिथौरागढ़ भी घाटी में है, बैजनाथ भी एक घाटी में है, ठीक है दोस्तों। ये तीनों तीनों घाटी में हैं, लेकिन जो लोहाघाट है दोस्तों ये एक घाटी के अंतर्गत नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये आप जो लोग घूमने गए होंगे लोहा घाट आपने देखा होगा अच्छे तरीके से, तो घाटी क्षेत्र में नहीं है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 30,
निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। अब सही सुमेलित युग्म का चयन करना है दोस्तों, तो इसमें से अगर हम देखें तो यहाँ पर दोस्तों सुगंध पौधा उत्कृष्टता केंद्र, तो दोस्तों जो सुगंध पौधा उत्कृष्टता केंद्र है वो सेलाकुई देहरादून में है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। उसके अलावा एरोमा पार्क कहाँ है दोस्तों? एरोमा पार्क दोस्तों काशीपुर उधम सिंह नगर के बीच ये एरोमा पार्क है। इसके अलावा मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, तो मृदा परीक्षण जहाँ पर सॉइल टेस्टिंग होती है दोस्तों, ये लैब कहाँ है? तो ये भवाली नैनीताल में है सॉइल जो है टेस्टिंग लैब। ठीक है दोस्तों, तो ये भवाली में है। तो दोस्तों यहाँ पर देखें तो सुगंध पौधा उत्कृष्टता केंद्र सेलाकुई देहरादून में है, एरोमा पार्क काशीपुर उधम सिंह नगर में, और उसके अलावा मृदा परीक्षण प्रयोगशाला भवाली नैनीताल में। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों आंसर सही हो रहे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? ए भी गलत, बी भी गलत, सी भी गलत, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 2 3 सही हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही होगी और लगातार क्लास को पूरा वॉच करिए दोस्तों। आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे और एक प्रिपरेशन मजबूती आपकी इसको मिलेगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, ए को कथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है, कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर कथन कारक का ये क्वेश्चन है, बार बार ये पूछे जा रहे हैं दोस्तों कथन और कारक के। तो दोस्तों कथन ए और कथन जो है आर, कारण आर को हम जानेंगे। कथन ए है दोस्तों, डोबरा चांठी पुल उत्तराखंड का सबसे लंबा झूला पुल है। तो दोस्तों जो डोबरा चांठी पुल है ये उत्तराखंड का सबसे लंबा झूला पुल है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, तो ये सही है। और उसके अलावा कारण आर, यह टिहरी झील के ऊपर बना है। अब देखो यहाँ पर दोस्तों यह टिहरी झील के ऊपर बना है, ये भी सही है। ठीक है, अब लेकिन दोस्तों यहाँ पर स्पष्टीकरण की हम बात करते हैं जहाँ पर, तो यहाँ पर डोबरा चांठी पुल उत्तराखंड का सबसे बड़ा लंबा झूला पुल होने का टिहरी झील के ऊपर बने होने से क्या मतलब स्पष्टीकरण कहाँ हो रहा है? ये बात जरूर है वो टिहरी झील पर ही बना है, लेकिन आपस में एक दूसरे को स्पष्ट नहीं कर पा रहे ना पॉइंट को, समझ गए ये? तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है कि डोबरा चांठी पुल उत्तराखंड का सबसे लंबा झूला पुल है और यह टिहरी झील के ऊपर बना है। तो दोनों आपस में एक दूसरे को स्पष्ट नहीं कर पा रहे, मतलब एक दूसरे को स्पष्ट करने से तात्पर्य क्या होता है ना दोस्तों यहाँ पर अगर कथन और स्पष्टीकरण के पॉइंट मैं बताऊँ तो आपको थोड़ा साइंटिफिक लॉ से उससे हेल्प से बताता हूँ। जैसे कथन ए आ गया आपको कि जो है आपका सोडियम और क्लोरीन। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल, खाली एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ कि स्पष्टीकरण कहाँ हो जाता है। तो दोस्तों आपका आ जाएगा जैसे सोडियम और क्लोरीन। ठीक है, सोडियम और क्लोरीन के मिश्रण से दोस्तों जो है जो है आपका नमक बनता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या बनता है? नमक बनता है। अब ये तो कथन हो गया। और आर में क्या हो जाएगा दोस्तों? आर में आ जाएगा कि नमक को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखो कथन क्या है, सोडियम और क्लोरीन से नमक बनता है। ठीक है, दूसरा कारण में क्या दे दिया कि सोडियम क्लोराइड को नमक को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इससे समझ रहे हो कि सोडियम और क्लोरीन के बारे में ही नमक को स्पष्ट कर रहा है और कारण में क्या है कि नमक को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो समझ रहे हैं, दो सोडियम क्लोरीन उसमें भी यूज हो रहा है उसमें भी यूज हो रहा है, मतलब आपको पता है सोडियम और क्लोरीन के मिश्रण से नमक बना और नमक को क्या कह दिया? सोडियम क्लोराइड। तो बिल्कुल कारण, कथन और कारण एक दूसरे को स्पष्ट कर रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। मुझे ये साइंस का लेना पड़ा मैटर दोस्तों, क्योंकि समझने के जवाब, क्योंकि कथन कारण का क्वेश्चन हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हर अभ्यर्थी इससे परेशान है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे दोस्तों कि सर कथन कारण पर जो है एक वीडियो बना दीजिए, कथन कारण के क्वेश्चन भी रख दीजिए। तो दोस्तों ऐसे ही पेपर आए हैं, ये प्रीवियस ईयर पेपर ही है, इसमें कहीं आपको कोई डाउट नहीं करना है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में इसमें करा चुका हूँ, जिनमें आपको कथन कारण के क्वेश्चन 2-2 3-3 हर पेपर में मिल रहे हैं। और वहाँ मैं स्पष्टीकरण भी कर रहा हूँ कि मैक्सिमम जगहों पे कि ऐसा हो रहा है, इस कारण से ये अलग है। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने कहा कि डोबरा चांठी पुल जो है उत्तराखंड का सबसे लंबा झूला पुल है, बिल्कुल सत्य है। और यह टिहरी झील के ऊपर बना है, ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि डोबरा चांठी पुल उत्तराखंड का सबसे लंबा झूला पुल होने को प्रूव कौन कर रहा है? टिहरी झील प्रूव कर रहा है क्या?
क्योंकि टिहरी झील के ऊपर बना है, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन लंबा पुल होना या उत्तराखंड का सबसे लंबा पुल होना, ये कहीं स्पष्ट हो रहा है टिहरी झील के बने होने से? नहीं हो रहा दोस्तों, तो इसलिए स्पष्टीकरण नहीं है यहाँ पे। समझ गए ना? तो ये आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपके ये क्वेश्चन आपके हाथ से बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल को आप अच्छे से एक बार और समझिए, फिर आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन आएगा वो क्या है? पहला है ए। ए है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बिल्कुल गलत। दोनों सही हैं, यहाँ तक तो सही है, बट यहाँ से गलत है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बिल्कुल ये सत्य है दोस्तों, क्योंकि देखो यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि स्पष्ट कर ही नहीं पा रहा आपस में। भाई वो लंबा पुल होने को टिहरी झील के ऊपर हो जाएगा तो लंबा पुल ही हो जाएगा क्या? टिहरी झील के ऊपर तो कितने पुल बने होंगे दोस्तों, लेकिन वो सबसे लंबा पुल होने का प्रूफ कहाँ से है? तो इसलिए स्पष्टीकरण नहीं है दोस्तों। इस पर मुझे ज़्यादा टाइम इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि कथन और कारण का क्वेश्चन अधिकांश जो है अभ्यर्थियों के गलत हो जाते हैं। तो इसलिए स्पष्टीकरण समझिए दोस्तों, कहाँ पर स्पष्टीकरण होता है और कहाँ पर नहीं होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह शिव का पुत्र है और षडानन भी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, शिव का पुत्र है और षडानन भी कहलाता है। उसके नाम पर एक शहर भी स्थापित है, किंतु उसका कुमाऊं में कोई मंदिर नहीं है। यह कौन सा ईश्वर है? तो दोस्तों ये तो बिल्कुल पहेली जैसा क्वेश्चन हो गया। ठीक है दोस्तों, वह शिव जी का पुत्र है और षडानन भी कहलाता है। उसके अलावा उनके नाम पर एक शहर भी स्थापित है, किंतु उनका कुमाऊं में कोई मंदिर ही नहीं है। यह कौन सा ईश्वर है? तो कौन से भगवान हैं दोस्तों? वह हैं दोस्तों कार्तिकेय। तो दोस्तों कुमाऊं के अंतर्गत कार्तिकेय में कोई मंदिर नहीं है और वो शिव जी के पुत्र भी हैं। शिव के पुत्र कार्तिकेय हैं और इनको षडानन भी कहा जाता है दोस्तों। और उनके नाम का एक शहर भी है कार्तिकेयपुर। ठीक है दोस्तों, लेकिन उनका कुमाऊं में कोई मंदिर नहीं है। तो कौन से भगवान हैं? वह हैं कार्तिकेय। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 33, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास सूचकांक SDI 2021 में उत्तराखंड की क्या रैंक है? तो दोस्तों नीति आयोग द्वारा जो सतत विकास मूल्यांकन सूचकांक दिया गया था, सतत विकास सूचकांक SDI 2021 में उत्तराखंड की क्या रैंक है दोस्तों? उत्तराखंड को दोस्तों इसमें मिली थी 7वीं रैंक। कौन सी रैंक? 7वीं रैंक, 7th रैंक मिली थी दोस्तों। इस नीति आयोग के द्वारा जो सतत विकास सूचकांक दिया गया था उसमें जो है 7वीं रैंक मिली थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तरकाशी अवस्थित विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार निम्नांकित में से किसने कराया था? तो उत्तरकाशी अवस्थित जो विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया था दोस्तों? किस व्यक्ति ने करवाया था? तो जो विश्वनाथ का मंदिर है उसका जीर्णोद्धार जो कराया था दोस्तों, वो किया था रानी खनेटी ने। किसने किया था दोस्तों? रानी खनेटी ने जो है उत्तरकाशी में स्थित विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। तो दोस्तों आज के समय में एग्जाम में उत्तराखंड काफ़ी डीप पूछा जाता है, काफ़ी गहराई से उसकी स्टडी करनी है, तब जाके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन जो सही हो पाते हैं दोस्तों। इसलिए आपने देखा होगा अधिकांश चीज़ों में मेरिट जो है काफ़ी लो आ रही है, 50, 52, 55 वाले का भी सिलेक्शन हो जा रहा है। इसलिए एग्जाम में भी आप लोग ध्यान दें दोस्तों, गलत क्वेश्चन को ज़्यादा महत्व ना दें, जो आपको नहीं आता है उनको छोड़ने में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि तुक्के लगा के कभी नंबर बढ़े ही नहीं। ठीक है, और कम नंबर लाने वाले का भी सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन क्वालिटी बेस्ड नॉट जो है ये जो है आप सोचोगे कि हमारा तुक्के लगाऊंगा इसमें 4 में से 1 तो सही हो ही जाएगा, है ना, इससे मेरे नंबर बढ़ ही जाएंगे, या मेरे 4 में से 2 सही हो जाएंगे, 3 सही हो जाएंगे, क्या पता बढ़ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं करना है दोस्तों। आपको क्या करना है? एक्यूरेसी पर फोकस करना है। अब कहीं कहीं पर आपको जैसे माना 4 ऑप्शन में से केवल 2 ही ऑप्शन पर ऐसा लगता है यार इसका ये हो सकता है, तो वहाँ पर एक कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाता है और आपको लगता है यार ये भी हो सकता है, ये भी, तो वहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान, लेकिन 4 के 4 ऑप्शनों में आपको कुछ पता नहीं है और सीधे लगा दिए तुक्के, कुछ नहीं होगा दोस्तों, कुछ कभी सिलेक्शन हो ही नहीं सकता ऐसे में। इसलिए बी केयरफुल, कम करो अच्छा करो। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कर नीचे दिए गए कूट के अनुसार सही उत्तर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर सुमेलित करना है और सही उत्तर देना है। तो ए है दोस्तों यहाँ पर नंदा देवी बायोस्फीयर। तो नंदा देवी बायोस्फीयर कहाँ है दोस्तों, ये आप समझ सकते हैं। तो नंदा देवी बायोस्फीयर दोस्तों ये है आपका चमोली में। कहाँ है दोस्तों? चमोली में है नंदा देवी। ठीक है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? ये भी बिल्कुल गलत सुमेलित है दोस्तों, अल्मोड़ा में नहीं है, ये है उत्तरकाशी में। ठीक है दोस्तों,
विंसर वन्यजीव विहार कहाँ है दोस्तों? विंसर वन्यजीव विहार दोस्तों अल्मोड़ा में है। इसके अलावा केदारनाथ कस्तूरी मृग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? तो केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य तो दोस्तों आपको नॉर्मली समझ में आ सकता है, क्योंकि केदारनाथ के हिसाब से समझ में आ सकता है, तो ये आ गया दोस्तों रुद्रप्रयाग। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन नंबर जो है इसका ए, डी का ए वाला सही होगा। तो यहाँ पर अगर हम सही ऑप्शन पर चलें दोस्तों तो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 3 2 1, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, पादरी रेवरेंड बर्डन ने मिशनरी गतिविधियां प्रारंभ की। तो दोस्तों जो पादरी रेवरेंड बर्डन जो थे, उन्होंने जो है मिशनरी गतिविधियां कहाँ प्रारंभ की थी? तो ये की थी दोस्तों अल्मोड़ा से। ठीक है, मिशनरी एक्टिविटी जो इन्होंने की थी वो पादरी रेडवेंड बर्डन के द्वारा वो अल्मोड़ा से स्टार्ट की गई थी दोस्तों। तो ये दोस्तों कुछ यूनिक क्वेश्चन होते हैं जो ज़रूरी नहीं है कि आएँ एग्ज़ाम में, नहीं भी आ सकते हैं, तो कुछ चीज़ें स्किप भी करनी पड़ती हैं एग्ज़ाम में भी। तो इनको आप सटीक रट के चलें, मतलब याद कर लें। पादरी रेवरेंड बर्डन, पादरी रेवरेंड बर्डन ने मिशनरी गतिविधियाँ कहाँ प्रारंभ की थी? अल्मोड़ा से स्टार्ट की थी। तो ऐसे यूनिक क्वेश्चन भी बन जाते हैं एग्जाम में, तो उनको बिल्कुल करना है। बट जो क्वेश्चन अपने लेवल के हों उनको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें दोस्तों, यहाँ पर पढ़ना है और उसके बाद कौन सा सही है कौन सा गलत का बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें पहले नंबर की, खुदेड़ गीत को बसंत ऋतु में मुख्य रूप से गाया जाता है। तो दोस्तों ये जो है खुदेड़ गीत जो होता है ये बसंत ऋतु में गाया जाता है दोस्तों। और यहाँ पर जो है कार्यों को करते करते ये गाना गाया जाता है, गुनगुनाया जाता है। तो खुदेड़ गीत कब गाया जाता है? बसंत ऋतु में। कुमाऊनी भाषा में खुदेड़ को नराई कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुमाऊनी भाषा में खुदेड़ को क्या कहा जाता है? नराई कहा जाता है, बिल्कुल सही है। गढ़वाल में चैत को नाच का महीना भी कहा जाता है। तो चैत के महीने को नाच का महीना कहा जाता है गढ़वाल में। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने कुमाऊँ गढ़वाल की जो है जो गीत बोली और भाषाओं से संबंधित टॉपिक पढ़े होंगे, उसमें आपने देखा होगा गढ़वाल में चैत को नाच का महीना कहा जाता है। उसके अलावा चौथा है, बसंती गीत फुलदई की परंपरा को व्यक्त करते हैं। तो बसंत ऋतु में जब फुलदई का मेला होता है, सॉरी फुलदई का त्यौहार होता है दोस्तों, गाँव में आपने देखा होगा टोकरी लेके बच्चे फुलदई गाने गाते हुए चलते हैं, और घरों के जो है जो देहली होती है वहाँ पर प्रवेश द्वार जो होता है वहाँ पर फूल चढ़ाते हैं। और फिर जो है घर की जो नारियाँ होती है, महिलाएं होती, पुरुष कोई भी हों, जिस घर के मुखिया जो भी हों, वो जो है बच्चों को जो है चावल देते हैं, और उसके अलावा मिठाई हो तो मिठाई देते हैं, गुड़ दे देते हैं, या जो है भेंट स्वरूप बच्चे को थोड़ा पैसे भी दे देते हैं। तो ये परंपरा चली है। तो बसंती गीत उस समय फुलदेई की परंपरा को व्यक्त करता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अगर हम इसके हिसाब से देखें तो हमारे पास जितने भी ऑप्शन आए हैं ये 4 के 4 कथन बिल्कुल सही हैं। तो इसके आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को किस ब्रांड नाम दिया गया है? तो दोस्तों उत्तराखंड में जो हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पाद जो अपने बनाए जाते हैं उनको क्या ब्रांड, उनको नाम क्या दिया गया है दोस्तों? उनको कहा जाता है दोस्तों हिमाद्री। क्या कहा जाता है दोस्तों? इनको हिमाद्री कहा जाता है दोस्तों। ठीक है ना, जो उत्तराखंड में हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों के ब्रांड नाम क्या हैं? हिमाद्री नाम से इनको जाना जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 पे। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। अब इन कथनों को पढ़ना है और कौन सही है ये बताना है दोस्तों। तो इसमें अगर हम बात करें तो दोस्तों कथन एक है, रम्माण मूल रूप से चमोली जनपद डूंगरा में मनाया जाने वाला उत्सव है। तो रम्माण उत्सव दोस्तों ये बिल्कुल सही है, क्योंकि रम्माण को विश्व धरोहर में जो है शामिल किया गया था, आपने देखा होगा। ये चमोली जनपद के डूंगा में मनाया जाने वाला एक उत्सव है रम्माण। और उसके अलावा दूसरा, इसमें सामूहिक पूजा, देव यात्रा और लोक नाट्य, नृत्य, गायन आदि का आयोजन किया जाता है। तो इसमें जो है ये सारी चीज़ें होती हैं, सामूहिक पूजा भी होती है, देव यात्रा भी होती है, लोक नाट्य भी होता है दोस्तों, नृत्य भी होता है, गायन भी होता है, आदि सभी चीज़ों का आयोजन किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें अगर हम देखें तो कथन एक और दो तो दोनों सही हैं दोस्तों, गलत कुछ भी नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका सही हो जाएगा, कथन एक और दो दोनों सही हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुदर्शन साहा
का राज कवि और धर्माध्यक्ष था? तो इनमें से कौन सा सुदर्शन शाह का राज कवि रहा है दोस्तों और धर्माध्यक्ष भी रहा है दोस्तों? वह है दोस्तों हरिदत्त शर्मा। तो हरिदत्त शर्मा जो है सुदर्शन शाह के शासनकाल में राज कवि और धर्माध्यक्ष रहे थे हरिदत्त शाह दोस्तों। हरिदत्त शर्मा है दोस्तों, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारे पास है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। दोस्तों यहाँ पर भी कूट का क्वेश्चन है, तो एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा हैं आज के समय में। तो दोस्तों यहाँ पर समझें तो दिया गया है सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। अब पहला नंबर है दोस्तों रक्षाबंधन। अब रक्षाबंधन का कब होता है रक्षाबंधन? तो ये होता है दोस्तों रक्षाबंधन ऋषि तर्पणी। ठीक है दोस्तों, ऋषि तर्पणी से इसका सम्मेलन होगा रक्षाबंधन का। देवांगन, देवांगन का किससे होगा दोस्तों? सप्तकुंड। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा नंदा देवी, नंदा देवी किससे संबंधित है दोस्तों? नंदा देवी की राजजात यात्रा होती है, ये आप सभी जानते हैं। श्रीमुख पर्वत कहाँ है दोस्तों? ये श्रीमुख पर्वत चौखंबा में है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप समझ सकते हैं श्रीमुख पर्वत कहाँ है? चौखंबा। और नंदा देवी कहाँ है? राजा नंदा देवी क्या है? राजजात यात्रा होती है। देवांगन क्या है? एक सप्तकुंड है और जो है सप्तकुंड। और रक्षाबंधन क्या है? ऋषि तर्पणी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों अद्वैत आश्रम मायावती का संबंध निम्न से किस स्थान से है? तो दोस्तों जो अद्वैत आश्रम है मायावती का, उससे संबंध किस स्थान से है? तो मायावती का जो अद्वैत आश्रम है दोस्तों वह है लोहा घाट में। कहाँ है दोस्तों? लोहा घाट में मायावती अद्वैत आश्रम है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी फसल का उत्पादन उत्तराखंड में सबसे अधिक होता है? तो उत्तराखंड के अंदर सबसे ज़्यादा किस चीज़ का उत्पादन होता है दोस्तों? गेहूं का। किसका होता है? गेहूं सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। बाकी मक्का नहीं, चावल भी नहीं, चावल भी कम ही होता है दोस्तों, फल और सब्जियां भी कम होती हैं, बट गेहूं का उत्पादन उत्तराखंड में सबसे अधिक होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में से कौन सा मंदिर उत्तराखंड के पंच केदार का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों पंच केदार में हमारे उत्तराखंड के अंदर जो आते हैं उनमें से हम देखेंगे कि कौन कौन हैं। तुंगनाथ पंच केदार के अंदर आता है। केदारनाथ तो दोस्तों मेनली हुआ। रुद्रनाथ भी है दोस्तों, लेकिन बूढ़ा केदार जो है पंच केदार के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए जो है ये पंच केदार का हिस्सा नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर भी मिलान का ही क्वेश्चन आया है, तो देखते हैं क्या है। नर नारायण आश्रम, तो दोस्तों नर नारायण आश्रम कहाँ है? अब नर नारायण आश्रम की हम बात करें तो यह है बद्रीनाथ में। कहाँ है दोस्तों? श्री बद्रीनाथ में नर नारायण आश्रम है दोस्तों। उलूपी, उलूपी कहाँ है दोस्तों? उलूपी है दोस्तों अर्जुन। ठीक है, और वासुकी, वासुकी क्या है दोस्तों? वासुकी जो दोस्तों है समुद्र मंथन। ठीक है, और उसके अलावा कालिया, कालिया क्या है दोस्तों? कालिया है दोस्तों सेम मुखेम। कालिया क्या है? सेम मुखेम। ठीक है दोस्तों, तो नर नारायण आश्रम बद्रीनाथ, श्री बद्रीनाथ। उलूपी दोस्तों अर्जुन, अर्जुन को कहा गया उलूपी। वासुकी दोस्तों एक समुद्री मंथन को, समुद्र मंथन जब हुआ था तो वासुकी। और कालिया दोस्तों सेम मुखेम। ठीक है, इसको कालिया कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो अगर हम बात करें यहाँ पर गंगनाथ, तो गंगनाथ शूद्रों का प्रसिद्ध देवता, बिल्कुल सही है, शूद्रों का प्रसिद्ध देवता गंगनाथ ही है दोस्तों। क्षेत्रपाल, दोस्तों क्षेत्रपाल क्या है? खेतों का छोटा देवता, जो खेतों के देवता उनको क्षेत्रपाल कहा जाता है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। चौमू, चौमू क्या होता है दोस्तों? पशुओं की रक्षा और नाश करने वाला। तो चौमू देवता जो होते हैं वो पशुओं की रक्षा के लिए इनकी पूजा भी की जाती है दोस्तों। मैंने आपको पहले जब प्रीवियस क्लास थी हमारी उसके अंतर्गत भी ये क्वेश्चन आया था कि चौमू देवता की पूजा कब होती है वाला क्वेश्चन था। तो दोस्तों ये होती है आपके जब गाय का बच्चा होता है, बछड़ा होता है या जो भी हो, तो ऐसी स्थिति में फिर दूध जो है चढ़ाया जाता है मंदिर में, और वो मंदिर जहाँ ये दूध चढ़ाया जाता है वो चौमू देवता का मंदिर होता है कुछ क्षेत्रों में, कुमाऊं के कुछ क्षेत्रों में या गढ़वाल के क्षेत्रों में भी होगा। तो और साथ ही साथ दोस्तों कहीं जो है नागार्जुन देवता की पूजा होती है।
तो अलग अलग जगह अलग अलग होती है दोस्तों, आप अलग अलग जगहों के स्टडी कर सकते हैं अपने अपने एरिया के हिसाब से। तो मैंने तो जो जानकारी थी उसके अकॉर्डिंग आपको बताया। तो चौमू देवता पशुओं की रक्षा और नाश करने वाले देवता हैं और इनकी पूजा की जाती है, और जब भी जो है दूध सबसे पहले चौमू देवता को चढ़ाया जाता है। उसके बाद हारू जो है शिकार का देवता, ये सुमेलित नहीं है, ये रॉन्ग आंसर है दोस्तों। बाकी 3 के 3 आंसर सही हैं, बट ये रॉन्ग है। और इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हारू जो है शिकार का देवता, ये इसका आंसर सही होगा। तो हमें इसके अकॉर्डिंग सही चीज़ नहीं पढ़नी है दोस्तों, हमें एक्चुअल में सही है उनको पढ़ना है। तो एग्ज़ाम में हमको अगर वास्तविक वाली सही चीज़ें पता होंगी तो एग्ज़ाम में ऑब्वियसली गलत चीज़ का पता चल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा मार्च 2022 में जारी एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 रिपोर्ट में उत्तराखंड राज्य का हिमालयी राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 रिपोर्ट के अनुसार हिमालयी राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान है? तो यह है दोस्तों 2022 का, यह है प्रथम स्थान। कौन सा स्थान है दोस्तों? प्रथम स्थान है भारत सरकार के जो 2022 के अकॉर्डिंग जारी इंडेक्स है दोस्तों, तो उसमें प्रथम स्थान रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म सही नहीं है कह रहे हैं, जैसे काशीपुर में गोविषाण, काशीपुर बिल्कुल सही है दोस्तों ये तो। और खगमरा कोट अल्मोड़ा ज़िले में ही है, बिल्कुल सही है। गोथला जो है दोस्तों गोपेश्वर में ही आता है, गोथला बिल्कुल सही है। देवप्रयाग देवनगर देवप्रयाग में नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न के युग्मों को विचार कीजिए। उत्तराखंड बजट 2023-24 में आवंटन और व्यय का मद। ठीक है दोस्तों, देखिए बजट और मद से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर है। व्यय और जो है कौन सा बजट जो है किस पर व्यय हुआ, कितना हुआ। तो दोस्तों अगर इसको समझें अच्छे तरीके से तो यहाँ पर जो है विचार कीजिए कहा गया है। तो उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये भी पूछा गया है दोस्तों, कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है पूछा गया है। तो 2023-24 के अगर हम बजट के आवंटन की बात करें और उसका व्यय का मद करें तो 16.6% कुल व्यय का शिक्षा पर खर्च हुआ था। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि 2023-24 के अंतर्गत जो बजट था उसमें से शिक्षा पर 16.6% खर्च हो गया था। उसके अलावा कृषि पर कितना हुआ था? 7.6% कुल कृषि पर खर्च हुआ था दोस्तों। और ऊर्जा पर जो खर्च हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1.8%। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं दोस्तों। और ये कह रहा है कि 10.9% कुल व्यय पानी की आपूर्ति और स्वच्छता पर, बिल्कुल गलत है दोस्तों। पानी की आपूर्ति और स्वच्छता पर 10.9% व्यय नहीं हुआ था। ये तीनों ऑप्शन सही हैं। शिक्षा पर 16.6, कृषि पर 7.6 और ऊर्जा पर 1.8% व्यय हुआ था। ये बिल्कुल सही हैं दोस्तों। तो इसके आधार पर अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि 1 2 3 तीनों सही हैं, लेकिन जो है लास्ट वाला जो है चौथा वाला ऑप्शन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, चावल गेहूं दालें मोटा अनाज और तिलहन उत्तराखंड के प्रमुख अनाजों में हैं। बिल्कुल सही है कि उत्तराखंड के जो अनाज है, प्रमुख अनाज है, वो चावल गेहूं दाल मोटा अनाज और तिलहन इनको उगाया जाता है। बिल्कुल सही है। कथन 2 है, सेब नाशपाती और लीची उत्तराखंड में होने वाले प्रमुख फल हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड में ये सेब भी पाया जाता है, नाशपाती भी होता ही है, लीची भी होता है। उत्तराखंड के सबसे ज़्यादा लीची देहरादून में होता है। उसके अलावा कथन 3, कपास उत्तराखंड की प्रमुख नकदी फसल है। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये उत्तराखंड की प्रमुख नकदी फसल में नहीं आता है दोस्तों। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर वो होगा ए, इसका सही हो जाएगा दोस्तों। यह केवल 1 और 2 सही हैं। ठीक है, 1 और 2 सही हैं, बट कपास उत्तराखंड की प्रमुख नकदी फसल में नहीं है। उत्तराखंड की प्रमुख नकदी फसल क्या है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 26 जून 2023 को लॉन्च किया गया नंदी पोर्टल निम्न में से किस से संबंधित है? तो दोस्तों जो नंदी नामक पोर्टल जो है यहाँ पर वो किया गया था, लॉन्च किया गया था 26 जून 2023 को। तो वो किस से संबंधित है? वो पशु चिकित्सा दवाएं और टीकाकरण से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है दोस्तों? वो है
पशु चिकित्सा, दवाएं और टीकाकरण। तो पशुओं से संबंधित है दोस्तों कुल मिला के जो नंदी पोर्टल जो लॉन्च हुआ था। और ये कब लॉन्च हुआ था दोस्तों, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो 26 जून 2023 को लॉन्च किया गया था नंदी पोर्टल। पशु चिकित्सा और दवाई और टीकाकरण से संबंधित है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेजों और गोरखों के मध्य लगातार तनाव बना था। अंततः अंग्रेजों ने अपनी 4 बटालियन नेपाल पर आक्रमण को भेजी। निम्न में से एक उनमें से किसी एक बटालियन का नेतृत्व नहीं कर रहा था। तो दोस्तों 4 बटालियन जो भेजी गई थी, तो उनमें से कोई एक जो है इनमें से नेतृत्व तो नहीं कर रहा था। वो कौन था व्यक्ति, तो ये पूरी स्टोरी जिसने पढ़ी होगी वो बता सकते हैं आसानी से। तो वो था दोस्तों, देखो मेजर जनरल मार्ले, ये जो है एक बटालियन का जो है नेतृत्व कर रहा था। मेजर जनरल जिलेस्पी ये भी नेतृत्व कर रहा था। मेजर जनरल ऑक्टरलोनी ये भी कर रहा था। बट मेजर जनरल हडसन ये दोस्तों नेतृत्व नहीं कर रहा था। इनके स्थान पर कोई और व्यक्तित्व रहे होंगे जो इसमें नेतृत्व कर रहे होंगे। तो मेजर जनरल मार्ले, मेजर जनरल जिलेस्पी, मेजर जनरल ऑक्टरलोनी, ये तीनों के तीनों दोस्तों अंग्रेजों ने अपनी जो 4 बटालियन भेजी थी नेपाल पर आक्रमण के लिए भेजी थी, उनको जो है उनसे ये जो है संबंधित हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से टिहरी रियासत के किस शासक को ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपेनियन ऑफ इंडिया एवं नाइट कमांडर की उपाधियों से विभूषित किया था? ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऐसा टिहरी रियासत के किस शासक को ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपेनियस ऑफ इंडिया एवं नाइट कमांडर की उपाधि से विभूषित किया था दोस्तों? वह है कीर्ति शाह। ठीक है दोस्तों, कीर्ति शाह के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है उनको कंपेनियस ऑफ इंडिया एंड नाइट कमांडर की उपाधि से विभूषित किया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों, कथन 1 और कथन 2 से संबंधित एक क्वेश्चन है। तो इसमें देखें तो दोस्तों मेगा इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट नीति 2021 का उद्देश्य राज्य में औद्योगिकरण, आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देना है। ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों कि जो मेगा इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट नीति जो 2021 में जारी की गई थी, उसका उद्देश्य क्या था? औद्योगिकरण करना था, आर्थिक विकास करना भी था और रोजगार को बढ़ावा देना भी था। बिल्कुल सही है। और दूसरा जो है जो यह नीति जो नीति थी, ये नीति जो है 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। और ये बात भी कही गई थी दोस्तों कि इस नीति का जो है ये जो मेगा इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट नीति जो 2021 है, ये कब तक प्रभावी रहनी थी? 31 मार्च। ठीक है, 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी, यानी कि अभी भी ये जो है 2021 से प्रभावी है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। तो इस आधार पर इसका देखें तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों सूची 1 और सूची 2 में हम देखते हैं क्या क्या दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखें तो दोस्तों सूची 1 में दिया गया है कोट की माई। तो कोट की माई दोस्तों ये कहाँ है? बैजनाथ। बैजनाथ को कोट की माई भी कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद सालदे पोखर। तो सालदे पोखर दोस्तों कहाँ है? ये है दोस्तों द्वाराहाट, जहाँ पर सालदे मेला लगता है। पोखर यहाँ पर है दोस्तों, द्वाराहाट में है सालदे पोखर। और उसके बाद फोर्ट मोइरा। फोर्ट मोइरा कहाँ है दोस्तों? ये फोर्ट मोइरा दोस्तों अल्मोड़ा में है फोर्ट मोइरा। और उसके अलावा पुराना दरबार। पुराना दरबार कहाँ है दोस्तों? ये है आपका टिहरी में। कहाँ है पुराना दरबार दोस्तों? टिहरी में। तो अगर दोस्तों इसके मिलान एक बार फिर से पढ़ें तो पुराना दरबार दोस्तों टिहरी में है, फोर्ट मोइरा अल्मोड़ा में है, स्यालदे पोखर जो है ये मेला लगता है स्यालदे विकोती का, और ये पोखर है दोस्तों दरहाट में। और कोट की माई दोस्तों ये कहाँ है? बैजनाथ। बैजनाथ मंदिर आप लोग गए होंगे तो आपने ज़रूर देखा हो, कोट की माई मंदिर है वहाँ पर दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों, तो इस आधार पर अगर देखें तो दोस्तों ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। A3, B4, C2 और D1। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। दोस्तों आप किसी भी क्वेश्चन के पूरे क्वेश्चन को ना करें, उससे जो मेन पॉइंट है उनको अपने ऊपर नोट करें, अपने माइंड में सेट करें और अपना प्रिपरेशन को मजबूत बनाएं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। उत्तराखंड एक जिला 2 उत्पाद।
ठीक है, एक जिला दो उत्पाद योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन दो उत्पाद एमएसएमई विभाग द्वारा उत्तरकाशी जनपद के लिए चयनित किए गए हैं? तो दोस्तों कौन से ऐसे दो उत्पाद हैं जो एमएसएमई के द्वारा विभाग द्वारा एमएसएमई विभाग द्वारा उत्तरकाशी जनपद के लिए चयनित किए गए हैं? ऐसे कौन से हैं एक जिला दो उत्पाद के अंतर्गत? तो दोस्तों ऑप्शन है इसमें बेकरी उत्पाद और मशरूम, ये बिल्कुल गलत है, उत्तरकाशी के लिए ये नहीं किया गया है। हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पाद से सुगंधित हर्बल, ये भी नहीं दोस्तों। ऊनी हस्तशिल्प और सेब आधारित उत्पाद, तो दोस्तों उत्तरकाशी में अगर आप जानकारी हो आपको तो सबसे ज़्यादा सेब उत्तरकाशी में होता है दोस्तों। तो ऊनी हस्तशिल्प और सेब आधारित उत्पाद जो है दोस्तों, ये दोस्तों उत्तरकाशी जनपद के लिए चयनित किए गए हैं, ऊनी हस्तशिल्प और सेब आधारित उत्पाद। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है उत्तराखंड एक जिला दो उत्पाद के अंतर्गत योजना के अंतर्गत उत्तरकाशी को इस काम के लिए चुना गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्नेह राणा का नाम किस खेल से संबंधित है? तो स्नेह राणा का संबंध किस खेल से है दोस्तों? वह है दोस्तों क्रिकेट से। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है स्नेह राणा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न फिर वही दोस्तों, मिलान कीजिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। तो पहला दिया गया इसमें धार्मिक केंद्र, तो धार्मिक केंद्र कौन सा है दोस्तों? धार्मिक केंद्र की अगर हम बात करें तो दोस्तों बद्रीनाथ और ऋषिकेश, ये दोनों धार्मिक केंद्र हैं दोस्तों। तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा, बद्रीनाथ ऋषिकेश आसानी से बता सकता है कोई भी। उसके अलावा दोस्तों जो पर्यटन गंतव्य है, पर्यटन क्षेत्र जो हैं औली हैं, मसूरी है, रानीखेत है, ये पर्यटन क्षेत्र हैं। पूर्व शासकों की राजधानी जौलजीबी, सॉरी दोस्तों पूर्व शासकों की राजधानी दोस्तों कहाँ है? पूर्व राजधानी जो है शासकों की राजधानी श्रीनगर में रही है, कीर्ति नगर में रही है और अल्मोड़ा। तो इसका दूसरा सही हो जाएगा, पूर्व शासकीय राजधानी अल्मोड़ा में भी रही है, कीर्तिनगर में भी रही है, श्रीनगर में भी रही है। व्यापारिक मेला शहर, तो व्यापारिक मेला शहर कौन सा है दोस्तों? गौचर है, बागेश्वर है, जौलजीबी का भी मेला लगता है, बागेश्वर में भी मेला लगता है दोस्तों बागनाथ के पास, और उसके अलावा गौचर में लगता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये इनके सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन थोड़ा सही था दोस्तों, आप समझ सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें समझ के लायक आसान थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथनों पर विचार करना है दोस्तों, ध्यानपूर्वक समझें। औद्योगिक विकास योजना अप्रैल 2017 में उत्तराखंड में लागू हुई थी, तो बिल्कुल सही है। जो औद्योगिक विकास योजना शुरू हुई थी वो अप्रैल 2017 में उत्तराखंड में औद्योगिक विकास योजना की शुरुआत हुई थी। अभी हमारे प्रीवियस 2-3 क्वेश्चन छोड़कर इसमें चर्चा हुई थी दोस्तों। ठीक है, उसके अलावा यह योजना मार्च 2027 में समाप्त होगी, बिल्कुल गलत है दोस्तों। ये 2025 में समाप्त हो जाएगी दोस्तों। कब? मार्च 2025 में समाप्त हो जाएगी ये योजना। ठीक है दोस्तों, तो औद्योगिक विकास योजना का भी हमने चर्चा की थी, तो मार्च 2025 में समाप्त होगी। तो ये क्वेश्चन आपस में रिलेट कर रहे हैं, तो इस आधार पर दोस्तों यहाँ पर केवल एक सही है, दूसरा सही नहीं है, क्योंकि यहाँ जो ऑप्शन दिए गए दोस्तों वो दिए गए हैं, आप समझ सकते हैं कि एक सही है, केवल एक, केवल दो, कि एक और दो दोनों, एक और दो दोनों गलत, भी ये भी गलत हो गया। एक और दो दोनों सही है नहीं, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। केवल दो सही है कह रहा है, ये भी गलत है। केवल एक सही है, बिल्कुल बात सही है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से पुरावशेष का संबंध श्रीनगर गढ़वाल से नहीं है? तो कौन सा ऐसा पुरावशेष है जिसका संबंध गढ़वाल श्रीनगर से नहीं है दोस्तों? तो वो है आपका देखो केसवराय मठ जो है, वो केसवराय मठ जो है दोस्तों गढ़वाल में ही है, श्रीनगर के अंतर्गत। शामशाही बागन, ये भी जो है श्रीनगर गढ़वाल में आता है दोस्तों। वैरागड़ा मंदिर समूह, ये भी गढ़वाल में ही है। बट जो कश्मीरी हाट है दोस्तों, ये गढ़वाल में नहीं है, तो इसलिए ये जो है पुरावशेष जो है इसका संबंध श्रीनगर गढ़वाल से नहीं है दोस्तों। ये कश्मीरी हाट है दोस्तों, आप समझ सकते हैं, तो ये श्रीनगर से, श्रीनगर नाम होने से नहीं होता दोस्तों, यहाँ पर आप समझ सकते हैं गढ़वाल से रिलेट नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पर कहा गया है अंग्रेजी वर्णमाला के केवल आधे अक्षरों को पलट दिया जाए तो कितने अक्षर के और आर के मध्य आएंगे? तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास दोस्तों जो अंग्रेजी वर्णमाला में जो वर्ड आते हैं दोस्तों, आप समझिए इसको ध्यान से, जो हमारे पास ठीक आधे, हमारे पास टोटल 26 होते हैं वर्ण। अब इसमें अक्षर जो होते हैं, अब क्या है कि LM
एम तक दोस्तों 13 आते हैं। देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है। उसके बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। दोस्तों ये हमारे टोटल 26 वर्ण हो गए होंगे। आप गिन सकते हैं इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 यहाँ हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। यहाँ पे 13 स्पेलिंग हमने लिखी। तो सबसे ऊपर हमारे ये एम है और नीचे वाले में एन है। अब ये क्या कहता है दोस्तों, इस प्रश्न में क्या कहा गया, इन्होंने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के केवल पहले आधे अक्षरों को पलट दिया जाए। तो अगर हम इनको पलट दें, मतलब एम को सबसे पहले लिख दें और ए को सबसे लास्ट में कर दें यहाँ पर, तो तब ये पूछ रहा है दोस्तों कि फिर इन्हें पूछा है कि के और आर के मध्य कितना आएंगे। तो दोस्तों अगर हम इसको काउंटिंग करें तो ध्यान समझें, हम इसको पलट देंगे तो के यहाँ पर, ए हमारे यहाँ आ जाएगा और के इधर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, साइड चेंज हो जाएगी इसकी। एक बार मैं दूसरे कलर से आपको बताता हूँ, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत आसान नहीं होता दोस्तों समझना। तो यहाँ पर एम को यहाँ लिख देंगे और ए वाले को यहाँ लिख दो, तो उल्टा सारे लिखना है दोस्तों, समझ गए। अब के बाद क्या आएगा उल्टे में, के बाद जे आएगा, जे के बाद आई आएगा, एच आएगा, जी आएगा, एफ आएगा, ई आएगा, डी आएगा, ए सी आएगा, बी आएगा और ए आएगा। ठीक है दोस्तों, ये उल्टे में ही आ जाएंगे। और उसके बाद क्या आएगा, एम के बाद फिर एन ओ पी क्यू आर एस। ठीक है, इतने स्पेलिंग आएंगी दोस्तों। अब इनको काउंट करें तो दोस्तों क्या आएगा, के हो गया 1, एल ना, जे हो गया 2, आई हो गया 3, एच हो गया 4, जी हो गया 5, एफ हो गया 6, ई हो गया 7, डी हो गया 8, सी हो गया 9, बी हो गया 10, ए हो गया 11, उसके बाद एन हो गया 12, ओ हो गया 13, पी हो गया 14 और क्यू हो गया दोस्तों 15। अब इसमें हमसे पूछा गया दोस्तों पी क्यू, आर को भी ले लेते तो 16, आर को भी ले लेंगे 16। अब दोस्तों हमसे क्या कहा, के और आर के मध्य पूछा है, तो हमने तो टोटल कितने निकाल दिए, टोटल तो आ गए दोस्तों 16। टोटल कितना आ गया 16, क्योंकि उसमें के और आर को भी हमने जोड़ रखा है। तो 16 में से के और आर को माइनस कर देंगे 2, तो कितना बचेंगे दोस्तों 14। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 14 होगा। अगर वो कहता के से आर के मध्य, के और आर के से आर तक कहता, तो के से आर तक कहने में 16 आंसर सही था। बट के और आर के मध्य पूछा है दोस्तों, मध्य मतलब बीच का होता है, के और आर को नहीं लेना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 14। 14 इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन इसका सही है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, पी क्यू आर एस टी पिकनिक के लिए जाते हैं, पी क्यू का पुत्र है। तो दोस्तों पी जो है किसका पुत्र है, क्यू का। पी के फादर क्यू है, किंतु क्यू पी का पिता नहीं है। अब किंतु पी क्यू जो है पी का पिता नहीं है, तो बात तो बिल्कुल सही है। जब पी क्यू का पुत्र है तो क्यू पी का पिता कैसे हो जाएगा दोस्तों ना। आर एस का पुत्र है जो कि पी का भाई है, और आर जो है एस का पुत्र, एस का पुत्र कौन हो गया, आर हो गया, और ये पी का भाई है। ठीक है, आर एस का पुत्र है जो कि पी का भाई है, तो ये दोनों तो भाई हो गए दोस्तों। टी और एस, टी एस की पत्नी है, टी एस की पत्नी है। अब एस की पत्नी कौन हो गई दोस्तों, टी हो गई। इस समूह में कुल कितने पुरुष उपस्थित हैं। तो अगर इस हिसाब से देखें तो दोस्तों इसमें कितने पुरुष हो रहे हैं, तो पुरुष तो दोस्तों यहाँ पर हो रहे हैं, एक तो क्यू था क्योंकि वो पिता है, ठीक है, और जो है पी जो है पुत्र है, तो ये भी पुरुष हैं। तो दो तो पिता पुत्र हो गए, ऑलरेडी पुरुष बन गए। और जो आर है एस का पुत्र है, आर किसका पुत्र है, एस का पुत्र है। ठीक है, तो आर यहाँ पर पुत्र है तो ये भी लड़का ही है। ठीक है, और जो कि पी का भाई है, अभी पी का भाई होगा, ठीक हो गया। टी जो है एस की पत्नी है। ठीक है दोस्तों, तो टी क्या है इसमें, एस की पत्नी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर समझें तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात समझ में आई होगी कि इन्होंने ये जो सेंटेंस दिया है, पी जो है क्यू का पुत्र है, पी तो पुत्र है, लड़का है, लेकिन क्यू पी का पिता नहीं है। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि क्यू पी का पिता नहीं है, तो ये जो है यहाँ पर महिला हो सकती है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ आर जो है यहाँ पर
एस का पुत्र है, आर बिल्कुल पुत्र है, तो ये दो तो डन हो गए, ये पुरुष हैं। और उसके अलावा पी का भाई है, ये भी ठीक हो गया। बट टी एस की पत्नी है। अब एस की पत्नी कौन है दोस्तों? टी है, तो एस भी एक पुरुष ही होगा। तो इस हिसाब से कितने पुरुष हो गए दोस्तों? इसमें 3 पुरुष हो गए और 2 महिलाएं हो गई। तो दोस्तों कौन पुरुष कौन महिलाएं यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। तो ये पी, आर और एस तीनों पुरुष हो गए और क्यू और टी दोस्तों महिलाएं हो गई। तो इस समूह में कुल कितने पुरुष उपस्थित हैं? तो दोस्तों अगर इसका सही आंसर देखें तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कितना? 3 इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें टोटल कितने हैं?